गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, बीकॉम पार्ट सेकेंड के बीएसटी के पेपर इनकम टैक्स परक्यूजेट्स अनुलाभ के बारे में बात करूंगी। इसमें आज हम करेंगे केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। विशिष्ट परक्यूजेट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। यानी अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि विशिष्ट कर्मचारी कौन से कर्मचारी होते हैं। तो सब इसमें ये दिया गया है कि ऐसा कर्मचारी जो कि 3 शर्तें दे रखी हैं, उन 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करता है तो वह विशिष्ट कर्मचारी कहलाता है। तो पहली शर्त है कि वह कंपनी का संचालक हो, यानी अगर वो कंपनी का डायरेक्टर है तो वो विशिष्ट कर्मचारी है। दूसरी शर्त है कि उसका नियोक्ता कंपनी में सार्वजनिक हित हो, और किसी भी व्यक्ति का सार्वजनिक हित तब होता है जबकि उसके पास उस कंपनी के कम से कम 20% या मोर देन 20% वोटिंग पावर हो या मताधिकार वाले अंश हों। तीसरी शर्त है कि गत वर्ष में उसकी मौद्रिक कर योग्य आय मॉनेटरी टैक्सेबल इनकम 50,000 रुपये से अधिक हो। तो मॉनेटरी टैक्सेबल इनकम 50,000 से अधिक हो तो इसके लिए हमें वेतन की गणना करनी होगी उसके, और वेतन की गणना जब हम करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या शामिल करना है ये देखना है। तो एक तो बेसिक सैलरी आ गया, बेसिक सैलरी प्लस बोनस, कमीशन, फीस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस है, जितने भी कर योग्य भत्ते हैं इंक्लूडिंग डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी कर योग्य है। फिर उसके अलावा हम जोड़ेंगे टैक्सेबल पार्ट ऑफ पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी जो आंशिक कर योग्य भत्ते हैं उनका जो कर योग्य भाग है वो जोड़ेंगे। टैक्सेबल परक्यूजेट्स, जो कर योग्य अनुलाभ है उन्हें भी जोड़ा जाएगा। विच आर प्रोवाइडेड इन कैश, फॉर एग्जाम्पल रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स एट्सेट्रा, यानी जो नगद में दिए जाते हैं वो इसमें जोड़ेंगे। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अर्न लीव सैलरी, अगर किसी ने अर्जित अवकाश वेतन की राशि प्राप्त की है तो उसका कर योग्य भाग। पेंशन है तो उसका कर योग्य भाग। ग्रेच्युटी अगर उसको मिली है तो उसकी जितनी कर योग्य है वो जोड़ेंगे। अगर उसे कोई कंपनसेशन मिला है तो वो जोड़ेंगे। एंड लीव ट्रेवल कंसेशन, इन सब को जोड़ने के बाद इसमें से हमें घटाना है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A, जो प्रामाणिक कटौती है वो घटाएंगे। फिर डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ते की छूट घटाई जाएगी। केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही ये छूट उपलब्ध है तो उसको हम घटाएंगे अगर सरकारी कर्मचारी है तो। और एम्प्लॉयमेंट टैक्स इफ़ पेड एक्चुअली, यानी नियोजन कर की जो राशि चुकाई गई है वो इसमें से घटा दी जाएगी। अब यदि शेष बची राशि 50,000 रुपये से अधिक है तो वह कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी माना जाएगा, अन्यथा नहीं। अब एक विशिष्ट कर्मचारी के लिए कौन कौन से अनुलाभ कर योग्य हैं, उसमें सबसे पहला आता है कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा सुविधा। दूसरा आता है यानी एजुकेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा है बिजली पानी गैस की सुविधा, लाइट गैस एंड वाटर फैसिलिटी। नेक्स्ट है घरेलू नौकर, माली चौकीदार फरास रसोईया आदि की सुविधा, यानी फैसिलिटी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स। नेक्स्ट है मोटर कार की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ कार। उसके बाद है चिकित्सा सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी। लीव ट्रेवल कंसेशन, अवकाश यात्रा रियायत या सहायता। नेक्स्ट है परिवहन व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों को यात्रा सुविधा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द एम्प्लॉयज़ हु एंगेज इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ये सब विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। अब विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ में अब हमें देखना है कि इनमें इनका मूल्यांकन कैसे करना है। तो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजेट्स टैक्सेबल टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा की सुविधा, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी नियोक्ता ने अगर अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा दी है तो इस शिक्षा की सुविधा का मूल्यांकन हमें किस तरीके से करना है। शिक्षा की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए है कि यदि नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में ये सुविधा दी गई है, यानी नियोक्ता का ही कोई स्कूल है और उसी स्कूल में नियोक्ता ने कर्मचारी के बच्चों को पढ़ने की सुविधा दी है, तो उस क्षेत्र में जहाँ वह संस्था स्थित है और ऐसी ही शिक्षण संस्था में अगर शिक्षा ग्रहण करने पर कर्मचारी को कितना खर्च करना पड़ता या उसके लिए उसकी कितनी लागत आती, वह राशि ही इस सुविधा का मूल्य होगी। अब यदि कर्मचारी से नियोक्ता ने इसके लिए कोई राशि वसूल की है तो ऐसी राशि इसमें से घटा दी जाएगी।
अब हमें ये देखना है कि अगर नियोक्ता के द्वारा इस सुविधा पर जो राशि खर्च की गई है वो 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा से अधिक नहीं है, तो उस स्थिति में यह सुविधा पूर्णतः करमुक्त होगी। यानी यदि इस सुविधा पर नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा से अधिक नहीं है, तो कर्मचारी के बच्चों को दी गई ऐसी शिक्षा सुविधा का मूल्य पूर्णतः करमुक्त होगा, यानी फुली टैक्स फ्री होगा। और यदि नियोक्ता द्वारा इस सुविधा पर व्यय की गई राशि 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा से अधिक है, तो अनुलाभ की संपूर्ण राशि कर योग्य होगी व इसमें से 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा की कटौती नहीं दी जाएगी। और यह करमुक्ति केवल कर्मचारी के बच्चों के लिए ही उपलब्ध है। तो ये तो रहा कि कर्मचारी नियोक्ता ने अपने शिक्षण संस्था, अपने द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में सुविधा दी। अब हम बात करते हैं कि यदि अन्य शिक्षण संस्था में सुविधा दी गई है, तो अन्य शिक्षण संस्था में नियोक्ता द्वारा इस संबंध में वहन की गई राशि इस सुविधा का मूल्य होगी और यह सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी, क्योंकि इसमें ही बात आ जाती है कि नियोक्ता ने कर्मचारी के दायित्व का भुगतान किया है, और यदि नियोक्ता कर्मचारी के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान करता है जो कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी द्वारा वहन करना था, तो वो राशि सभी कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। अब यदि नियोक्ता द्वारा कोई छात्रवृत्ति दी जाती है तो वह पूर्णतः करमुक्त होगी। तो नियोक्ता ने अगर स्वयं के शिक्षण संस्था में दी है ये सुविधा, तो 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा से ज़्यादा अगर नियोक्ता ने खर्च किया है, तब तो जितना भी ज़्यादा किया है पूरी की पूरी राशि ही कर्मचारी के वेतन की आय, विशिष्ट कर्मचारी के वेतन की आय में जोड़ी जाएगी। लेकिन अगर 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा से कम खर्च हुआ है नियोक्ता का इस पर, तो फिर यह सुविधा करमुक्त होगी। और अन्य शिक्षण संस्था में नियोक्ता ने यह सुविधा दी है, तो फिर जितनी राशि नियोक्ता अन्य शिक्षण संस्था को भुगतान करेगा वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। अब नेक्स्ट आता है बिजली, पानी एवं गैस की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ लाइट, वाटर एंड गैस। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी के नाम से आए हुए गैस, बिजली, पानी के बिलों का भुगतान किया है, तो यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी, चाहे वो विशिष्ट कर्मचारी हो चाहे वो सामान्य कर्मचारी हो। कि यहाँ बात आ जाती है कि नियोक्ता ने कर्मचारी के दायित्व का भुगतान किया है, दायित्व कर्मचारी का था, वहन नियोक्ता ने किया है, तो राशि जितनी चुकाएगा पूरी की पूरी राशि कर योग्य होगी। नेक्स्ट आता है यदि नियोक्ता ने बिजली, पानी, गैस की सुविधा दी है, तो ऐसी सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए ही कर योग्य होगी। अब इसका मूल्यांकन हमें करना है, तो इस सुविधा का मूल्य कैसे निकालना है, तो इसमें देखिए, यदि यह सुविधा नियोक्ता ने अपने ही साधनों से दी है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य इस सुविधा के लिए नियोक्ता द्वारा जितनी राशि खर्च की गई है या नियोक्ता की उसके लिए कितनी लागत आई है, उस लागत के बराबर यह सुविधा विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। और यदि उक्त सुविधाएं नियोक्ता ने किसी बाह्य साधन से लाकर कर्मचारी को दी है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा चुकाई गई वास्तविक राशि के बराबर होगा। तो नियोक्ता अगर कर्मचारी के नाम से आए हुए गैस, बिजली, पानी के बिल का भुगतान करता है, तो वो राशि तो केवल वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। और अगर स्वयं के साधनों से देता है, तो जितनी लागत उसकी आ रही है उस पर वो उसकी सुविधा का मूल्य होगा। और अगर बाह्य साधनों से लाकर देता है, तो बाह्य साधनों पर जितना उसने खर्च किया, जितना उनको चुकाया है, वो इस सुविधा का मूल्य होगा। इस तरीके से विशिष्ट कर्मचारी के लिए ये 2 अनुलाभ हमने आज किए, बाकी हम